1 2 3 वेलकम इन दिस क्लास। अब हम विद्युत चुंबकीय जो तरंगे हैं उन विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए मैक्सवेल समीकरण से उनका तरंग समीकरण और उनके संचरण के लिए जो कुछ गुणधर्म है और जो तरंगों के विभिन्न विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के जो घटक हैं उनकी हम बात करेंगे मैक्सवेल समीकरणों से। ठीक है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग हम जानते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंग जो है वह एक विद्युत और चुंबकीय विक्षोभों का प्रवाह है और सामान्यतः विद्युत चुंबकीय तरंगों में जो भी तरंगे हैं, चाहे वो दृश्य प्रकाश हो, एक्सरे हो, गामा रे हो, ठीक है, आवृत क्षेत्र वाली, यानी कि काफी विस्तृत इनका क्या है, परास है, इनके तरंग दैर्ध्य या आवर्तित। ये तरंगे जो हैं इन्हें संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती और इनका संचरण अत्यधिक तीव्र गति से होता है। यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में काफी जानकारी हमें है। आज हम विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए जो मैक्सवेल समीकरण है उनसे हम इनके समीकरण जो है उसकी हम ड्राइव करेंगे और दूसरा हम ये देखेंगे कि इसके जो घटक हैं विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के, उनमें परस्पर क्या संबंध होता है। तो अगर हम बात करें मुक्त आकाश की, तो मुक्त आकाश के लिए हम मैक्सवेल इक्वेशन लिखते हैं। तो मुक्त आकाश वो होगा जहां पे कोई भी क्या नहीं होगा, आवेश नहीं होगा। ठीक है, तो आवेश नहीं होगा यानी कि आवेश घनत्व हमें वहां क्या करना पड़ेगा, शून्य करना पड़ेगा। तो मैक्सवेल की जो प्रथम समीकरण है, इट मीन डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन। तो चूंकि कोई आवेश घनत्व मुक्त आकाश के लिए नहीं है, तो मुक्त आकाश का मतलब ये हो जाएगा कि आपको रो को क्या पुट करना है, 0, और इसके अलावा जो धारा घनत्व है, ठीक है, वो उसको भी हमें क्या करना है, 0 पुट करना है। ठीक है, तो डेल डॉट ई इज इक्वल टू अपने पास में आ गया 0, समीकरण नंबर 1। इसके बाद में समीकरण 2 जो है वो डेल डॉट बी इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। बी को अगर मैं लिखना चाहूँ एच के पदों में, तो ये छोटे छोटे फार्मूला हमें अलग से याद रखने हैं कि बी इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू एच होता है। क्योंकि हम यहाँ मुक्त आकाश की बात कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ इन सब राशियां जो एप्सिलॉन है उसको एप्सिलॉन नोट, म्यू को म्यू नोट से रिप्रेजेंट करेंगे। तो डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0 एंड बी की वैल्यू पुट की म्यू नॉट एच इज इक्वल टू 0। इट मीन ये आ जाएगा डेल डॉट एच इक्वल टू 0। समीकरण नंबर 2। यहाँ जो संबंध है वो हम ई और एच के रूप में पढ़ेंगे, ई और बी के रूप में नहीं। ठीक है, बी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, एच है वो चुंबकन क्षेत्र है। नेक्स्ट तीसरा समीकरण मैक्सवेल का, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल ई। अगर हमें बी को पुनः आपको बताऊं कि बी को मैं एच के पदों में लिखूंगा तो वो क्या हो जाएगा, माइनस म्यू नॉट एच बाई। ठीक है, तो बी को म्यू नॉट एच लिखा, म्यू नॉट कॉन्स्टेंट बाहर आ गया और डेल एच बाई डेल टी यहाँ रह गया। ये आ गई मैक्सवेल की तृतीय समीकरण। और मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन के लिए डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जी। ठीक है, फिर आवेश धारा घनत्व जो हम बात कर रहे हैं उसको हम क्या मान रहे हैं, शून्य मान रहे हैं। तो सिर्फ क्या रह गया, क्या रह गया, एप्सिलॉन नोट डेल ई बाई डेल टी। डेल डी बाई डेल टी था ना, तो डी की वैल्यू हमने एप्सिलॉन नोट ई पुट की, तो ये हमें मिल गया डेल ई बाई डेल टी। ये है मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन। अब उसके बाद में हम क्या करते हैं, देखिए समीकरण 3 है, समीकरण 3 को कर लेते हैं। समीकरण 3 का कर लेने का, समीकरण 3 का कर लिया तो इट मीन ये हो जाएगा डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस म्यू नोट और डेल क्रॉस डेल एच बाई डेल टी। ठीक है, क्योंकि अब हम ये जानते हैं कि डेल और टी स्वतंत्र है, इसलिए हम इस डेल को
डेल टी के बाद ऑपरेट कर सकते हैं। और यहाँ से देखिए ये 3 सदिशों का सदिश गुणा है, 3 सदिशों के सदिश गुणा का जो फार्मूला है वो हम यहाँ पुट करते हैं। तो फार्मूला हो जाएगा बी ए डॉट सी डेल डॉट ई और माइनस सी ए डॉट बी। तो ए डॉट बी का मतलब डेल डॉट डेल, एंड दिस इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट। देखिए डेल बाई डेल टी हम पहले ले लेते हैं और डेल को ऑपरेट कर देते हैं, ये हो गया डेल क्रॉस एच। देखिए मैक्सवेल की प्रथम समीकरण से डेल डॉट ई का मान क्या है 0, इसलिए ये क्वांटिटी क्या हो गई 0। ठीक, डेल डॉट डेल क्या होता है डेल स्क्वायर। डेल ऑपरेटर की हम प्रॉपर्टी से जानते हैं, डेल डॉट डेल क्या हो जाएगा डेल स्क्वायर। तो ये क्या लिखा जाएगा माइनस डेल स्क्वायर ई वेक्टर इज इक्वल टू, ठीक है, डेल क्रॉस एच, डेल क्रॉस एच ये मैक्सवेल की कौन सी 4th इक्वेशन से, ये यहाँ इसकी वैल्यू क्या पुट करी जाएगी एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाई डेल टी। तो एक बार मैं म्यू नॉट डेल बाई डेल टी इसकी वैल्यू को लिख देता हूँ एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाई डेल टी। ठीक है मैन, ये इक्वेशन बन गई। डेल टू ई वेक्टर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट बाहर आ गया माइनस एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट और ये ई का हो गया 2 बार समय के सापेक्ष अवकलन डेल टू ई बाई डेल टी। ठीक है, इसको नाम दे दिया समीकरण नंबर 5। ठीक, इसी प्रकार हम क्या करते हैं समीकरण 4 का कर्ल लेते हैं। आप यहाँ देखिए समीकरण 4 का कर्ल अगर हम लें तो ये क्वांटिटी हमें, अगर हम समीकरण 4 का कर लें और उन्हीं मैक्सवेल की बाकी के समीकरणों से इसमें मान प्रतिस्थापित करेंगे तो आप हल कर लीजिएगा, ये मान आ जाएगा माइनस डेल टू एच वेक्टर। अच्छा, माइनस दोनों तरफ है ना, तो इसको हम यहाँ से वैनिश कर देते हैं तो ये रहेगा। तो ये इसको एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट डेल टू एच वेक्टर बाई डेल टी स्क्वायर, मैंने सीधा इसको हल कर दिया। आप भी कर सकते हो इसको हल। देखिए समीकरण नंबर 5 और समीकरण नंबर 6 जो है वो ई और एच में क्या है अवकल समीकरण हैं। तो ऐसी कोई अवकल समीकरण, ठीक है, अगर मैं ई और एच की जगह कोई एक अलग फलन लिखूं साई, तो ये हो गया डेल टू साई इज इक्वल टू डेल टू साई बाई डेल टी स्क्वायर, और यहाँ जो पद होता है उसकी विमा होती है वी स्क्वायर, वेग के वर्ग के बराबर होती है और उसका व्युत्क्रम होता है ये। ठीक है, तो इन तीनों समीकरणों से हम ये देखते हैं कि नंबर 1 बात, यह किसका समीकरण है, यह एक तरंग का समीकरण है। ठीक है, और इस तरंग का वेग है वो कितना है v है। डेल जो है वो x y z का फलन है और यहाँ पर समय का फलन दूसरी तरफ लिखा हुआ है, इसमें लेफ्ट हैंड साइड है वो समय, वो स्थितियों का फलन है, राइट हैंड साइड है वो क्या है समय का फलन है। तो यहाँ अगर इन तीनों समीकरणों को हम कंपेयर करें तो हम ये देखते हैं कि E और H जो है वह एक तरंग को निरूपित कर रहे हैं। तो इस समीकरण कंपेयर करें, देखो यहाँ 1/v स्क्वायर है, तो यहाँ क्या है एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट, तो इट मीन 1/v स्क्वायर किसके इक्वल है एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट के इक्वल है। दैट मीन v स्क्वायर इज इक्वल टू 1/√v इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। अब म्यू नॉट निर्वात की चुंबकशीलता, एप्सिलॉन नॉट क्या होती है निर्वात की विद्युतशीलता, ये सब क्या है नियत राशियां हैं। अगर इनके हम मान रखें तो यह मान 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड प्राप्त होता है। यानी कि विद्युत चुम्बकीय जो तरंगे हैं उनकी मुक्त आकाश में जो उनका संचरण की जो चाल है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, और यह एक मान हम जानते हैं किससे निरूपित करते हैं, सी से इसको निरूपित किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, ऐसा तरंग जो इस समीकरण को संतुष्ट करती है उस तरंग के तरंग फलन का जो रूप होता है वह e की पावर आइटा के रूप में लिखा जाता है, जिसमें ओमेगा, ठीक है, और k दोनों प्रकार के
घटक होते हैं। ओमेगा जो है वो उसकी कोणीय आवर्ती होती है और के उसका क्या होता है, तरंग संचरण सदिश होता है। तो यहाँ अगर हम ई को लिखना चाहें तो अगर हम ई वेक्टर को लिखना चाहें तो वो ई वेक्टर लिखा जाएगा E0 वेक्टर e⁻i k डॉट r माइनस ओमेगा टी। देखिए इसी प्रकार अगर H को लिखना चाहें तो H वेक्टर इज इक्वल टू लिखा जाएगा H0 वेक्टर, यानी यहाँ एक इसके आयाम को निरूपित करने वाला सदिश है, समझ में आया ना, जो एक अधिकतम विस्थापन है उसको निरूपित करेगा। क्योंकि देखो E और H जो है वह एक क्या है, दोलनी समीकरण है, उसको निरूपित कर रहे हैं, यानी E और H का जो मान है वह क्या होता जाएगा, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे इनका मान क्या होता जाएगा, दोलनी रूप से परिवर्तित होता जाएगा। तो यहाँ H को H वेक्टर e⁻i k डॉट r माइनस ओमेगा टी के रूप में लिखा जाएगा, और k जो है वह क्या है, तरंग संचरण नियतांक है, जिसे सदिश है, जिसे हम किससे निरूपित करते हैं, 2π/λ से। ठीक है, और ये एक सदिश राशि है, तो 2π/λ क्या लिखा जाएगा, n केप। n केप क्या है, n केप तरंग संचरण की दिशा को बताने वाला इकाई सदिश है, समझ में आई बात। तो k जो है, k वेक्टर को हम इसके कंपोनेंट में लिखें तो kxi ky j केप और kz k केप के रूप में लिख सकते हैं। इसी प्रकार अगर इसको थोड़ा सा और हल करें तो 2π/λ और आवर्ती में क्या संबंध होता है, लैम्डा इज इक्वल टू होता है c/n आवर्ती। तो c/n जो आवर्ती या म्यू से जिसको हम लिखते हैं वो ऊपर आ जाएगी, और ये लिखा गया n के। यहाँ देखिए 2π म्यू, ये तो आवर्ती हो गई म्यू, तो 2π म्यू क्या होगी, कोणीय आवर्ती। तो k वेक्टर क्या लिखा जाएगा, ω/c n के। तो देखिए k और ओमेगा के बीच में जो संबंध है वो ये है, और ओमेगा कोणीय आवर्ती है ही। तो बाकी E और जो H है वह भी क्या है, अधिकतम आयाम को निरूपित करने वाले घटक हैं, तो जिनका मान भी हम उनके कंपोनेंट के रूप में लिख सकते हैं। तो E0 वेक्टर इज E0x i केप, E0y j केप एंड E0z k केप। इसी प्रकार H के जो कंपोनेंट है, H वेक्टर HO वेक्टर या दैट इज इक्वल टू H0x i केप, H0y j केप और H0z k केप के रूप में लिखे जाएंगे। ठीक है, तो ये इसके आयाम, जरूरी नहीं है कि तरंग का आयाम एक दिशा में हो, समझ आएगा, उसके किसी त्रिविम में किसी भी दिशा में हो तो उसके कंपोनेंट के रूप में वह लिखा जाएगा आयाम उसका। ठीक, तो इस प्रकार विद्युत चुम्बकीय तरंग जो है वह इन समीकरण से निरूपित की जाती है। आप किसी स्थान पर उसका विद्युत क्षेत्र या किसी स्थान पर उसके चुंबकन क्षेत्र को इन समीकरणों से निरूपित कर सकते हो। ठीक है, k जो तरंग संचरण नियतांक है जो कि 2π/λ होता है, और वह तरंग संचरण की दिशा में होता है।